हेलो, वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेटिव मोशन। काइनेमेटिक्स 1D एंड 2D मोशन के बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल्ड में स्टडी कर चुके हैं। रिलेटिव मोशन क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें यहाँ पर रेफरेंस फ्रेम को समझना ज़रूरी है। तो आप लोग याद करें, जब आपने काइनेमेटिक्स 1D चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर आपको एक बात बताई गई थी कि कोई भी चीज रेस्ट या मोशन में है, ये चीज सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करती है। आज हम वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जरा देखिएगा, जैसे ये ट्रेन है और ये ट्रेन का कंपार्टमेंट, और ये ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक, इस ट्रेन कंपार्टमेंट के अंदर दो पैसेंजर्स हैं ए एंड बी, जो कि रेस्ट पर है। ठीक है, और एक पर्सन जो कि सी है, वो इस ग्राउंड सरफेस पर है। ये सिचुएशन आप देख पा रहे होंगे। अभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ए से कि ये बताओ कि बी रेस्ट में है या फिर मोशन में है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन किससे पूछा गया? ए से। किसके बारे में? बी के बारे में। मतलब ए बी को देख रहा है, तो ए हमारे लिए क्या हुआ? ऑब्जर्वर। और बी जिसको देख रहे हैं वो हमारे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट। तो एक बात बताओ कि ए से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ए के रेस्पेक्ट में बी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो ए का आंसर क्या आएगा? रेस्ट। क्लियर? चलिए, अब अगर यही सेम क्वेश्चन सी से पूछा जाए, सी वो पर्सन है जो इस समय ग्राउंड सरफेस पर है, कि ये बताओ कि जो ये बी है ना, वो रेस्ट में है या मोशन में है। उसका मतलब अभी मेरे लिए ऑब्जर्वर कौन है? सी। और सी किसको देख रहा है? बी को। तो बताओ क्या आंसर देगा? तो आप देख पा रहे हैं कि सी के रेस्पेक्ट में बी आगे मूव कर रहा है, तो उसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो बोलेगा कि ये क्या है? मोशन में है। क्लियर? बात बताओ, इन बोथ ऑफ द सिचुएशंस आपका ऑब्जेक्ट जिसके आप मोशन के बारे में स्टडी करना चाहते हैं वो तो सेम है, एंड दिस इज व्हाट? बी। लेकिन आपने ऑब्जर्वर चेंज कर दिया। पहले वाले केस में ए है और दूसरे वाले केस में कौन है? सी। तो आंसर क्या आ रहा है? एक वाले केस में रेस्ट और दूसरा कह रहा है मोशन में। हु इज करेक्ट? कौन सही है? ए या फिर सी? दोनों सही हैं। मतलब यहां से मुझे देख करके एक बात क्लियर हो रही है कि किसी भी गिवन बॉडी का जो मोशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्वर है, मतलब कौन उसके मोशन को स्टडी कर रहा है। क्योंकि अगर ए इसके मोशन को स्टडी करेगा तो उसके लिए रेस्ट पर है, और वहीं सी इसके मोशन को स्टडी करेगा तो ये बॉडी किस में है? मोशन में है। तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा आगे कि इस चैप्टर में हम इन सभी सिचुएशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं जिसमें अलग अलग ऑब्जर्वर किसी भी गिवन बॉडी के मोशन को स्टडी करेगा। तो देखिए, यहां से आपको एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं ट्रेन के फ्रेम से बात कर रहा हूं, किसके फ्रेम से? ट्रेन के फ्रेम से, तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेन के फ्रेम में, फ्रेम का मतलब समझ रहे हैं? फ्रेम मतलब जहां से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ट्रेन के फ्रेम से बी रेस्ट पर है और ये सी कहां पर है इस समय? ग्राउंड सरफेस पर। तो ग्राउंड के फ्रेम में ये जो बी है वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। क्लियर? अब देखिएगा ध्यान से, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में v0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसके अंदर एक पैसेंजर है ए, और ये है आपका स्टेशन कोटा। एक पर्सन बी, वो अभी प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है, ये ट्रेन जो है ना, वो जस्ट कोटा स्टेशन पहुंचने वाली है। तो जब ट्रेन कोटा पहुंचने वाली होती है
तो वो पैसेंजर्स जो ट्रेन के अंदर होते हैं, जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं कौन है, ए। तो ए क्या बोलता है, कोटा आ गया, मतलब ए ये कह रहा है कि जो कोटा है ना वो आ गया। और अगर यही इवेंट बी देखता है तो बी क्या बोलता है कि ट्रेन आ गई। जरा स्टेटमेंट देखना, एक कह रहा है कोटा आ गया, एक कह रहा है ट्रेन आ गई। इवेंट तो सेम ही है, लेकिन दोनों जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं वो स्टेटमेंट क्या है, सेम या डिफरेंट? डिफरेंट है। क्यों? जरा इस बात को समझो। क्योंकि पहली वाली सिचुएशन में ए ऑब्जर्वर है, तो जो ऑब्जर्वर है ना उसे ऐसा फील होता है कि वो रुका हुआ है और उसके सराउंडिंग में जो चीजें हैं ना वो उसके रेस्पेक्ट में चल रही हैं। मतलब अगर इस ऑब्जर्वर ए से पूछा जाएगा ना तो ये बोलेगा कि यार जो स्टेशन है ना वो स्टेशन इस डायरेक्शन में चल करके आ रहा है। मतलब इसे ऐसा फील होगा कि जो स्टेशन कोटा है ना वो चल करके उसके पास में आया। और जो बी है जो कि इस समय कहां पर है, प्लेटफॉर्म पर है, उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये ट्रेन चल करके यहां पहुंची है। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं खास बात कि जैसे ही ऑब्जर्वर चेंज होता है ना हमारा इवेंट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और सुनाता हूं। काफी सालों पहले लोगों को ये रिलेटिव मोशन वगैरह के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता ही नहीं था, है ना। तो लोग ये मानते थे कि जो अर्थ है ना वो रेस्ट पर है और जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ये लोगों का मिथ था, लोगों का ऐसा फील होता था, क्योंकि जो लोग अर्थ सरफेस पर रहते थे उन्हें ऐसा ही दिखता था, ये सनराइज होता था और सनसेट होता था। तो बहुत सालों पहले लोग ऐसा माना करते थे कि अर्थ रेस्ट पर है और सन चारों तरफ उसके घूम रहा है। फिर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत है, एक्चुअली सन रेस्ट पर है और अर्थ जो है ना वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो लोगों को बड़ा अजीब लगा कि यार ये क्या बात कर रहे हो, हम खुद अपनी आंखों से रोज देखते हैं कि हमें सन मोशन करता हुआ दिखाई देता है और अर्थ रेस्ट पर दिखाई देता है। तो लोगों ने उस साइंटिस्ट की बातों का बहुत अपोजिशन किया और इवन उनको इस बात के लिए सजा भी मिली कि अरे भाई इतना बड़ा झूठ आप कैसे बोल सकते हो कि अर्थ रेस्ट पर है, सन रेस्ट पर है और अर्थ उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। फिर लोगों को धीरे धीरे बातें समझ में आई कि नहीं नहीं, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट होता है कि कौन ऑब्जर्वर है वो डिसाइड करता है कि कौन सी चीज रेस्ट पर है या कौन सी चीज मोशन में है। जैसे कि मैं बात करूं आपसे, आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और आप इन दीवारों को देख रहे हैं। ये दीवार जो भी हैं वॉल्स, ये क्या तुम्हें चलती हुई दिखाई दे रही है क्या, कि रुकी हुई दिखाई दे रही है? रुकी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि आप भी अर्थ के फ्रेम में हैं और ये वॉल्स भी अर्थ के फ्रेम में हैं। ठीक, वहीं पर अगर सपोज कोई एक पर्सन स्पेस में हो और वो स्पेस से अब अर्थ पे इस वॉल को देखे तो ये उसे रुका हुआ दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, उसे ये चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो अर्थ है वो अपनी ओन एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रहा है और साथ ही साथ सन के अबाउट रिवॉल्व भी कर रहा है। तो फिर हमें क्यों रुका हुआ देख रहा है? क्योंकि हम खुद अर्थ पर हैं और ये वॉल्स भी क्या हैं, अभी अर्थ पर हैं। इसीलिए हमें ये वॉल्स अभी रेस्ट की पोजीशन में दिखाई दे रही है। यहां से आपको अभी तक क्या समझ में आया? यहां से ये समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज रेस्ट या मोशन में है ना, या किसी भी चीज का मोशन कैसा हो रहा है ये कौन डिस्क्राइब करता है? ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर मेन रोल प्ले करता है और ऑब्जर्वर को हमेशा ऐसा फील होता है कि वो रुका हुआ है और उसके रेस्पेक्ट में आसपास की सराउंडिंग में चीजें क्या हो रही हैं, चल रही हैं। क्लियर है? ओके, चलिए देखिए, सपोज एक पार्टिकल ए जो कि इस पॉइंट पर है, जिसका पोजीशन वेक्टर है आर ए वेक्टर, ठीक, और एक पार्टिकल बी जो कि इस पॉइंट पर है और उसका पोजीशन वेक्टर है ये आर बी वेक्टर। ये दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी। अब अगर ए से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ कि बी की पोजीशन क्या होगी, किससे पूछा गया? ए से, कि ये बताओ कि बी की पोजीशन क्या होगी, तो ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन तो ये होगी ना,
क्योंकि ए को बी अपने रेस्पेक्ट में इस पोजीशन पे दिखाई दे रहा है। तो जरा ध्यान से देखना, ये जो है ना इसे हम बोलते हैं आर बी ए वैक्टर। आर बी ए का मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। मतलब अगर हम ए के फ्रेम से बी को देखते हैं तो उसकी जो पोजीशन दिखाई दे रही है ना, ये वो लिखी हुई है। ये फिजिक्स में लिखने का तरीका है। जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ ना आर बी ए, तो इसका मतलब समझ जाना कि जो पहला वाला टर्म है ना वो पता है क्या है? ऑब्जेक्ट, जिसको देख रहे हैं। और जो दूसरा वाला टर्म है ना वो कौन है? ऑब्जर्वर, मतलब जिसके फ्रेम से देख रहे हैं। मतलब ए के फ्रेम से बी को अगर हम देख रहे हैं तो इस तरीके से लिखेंगे, समझ रहे हैं? और अगर बी के फ्रेम से ए को देख रहे होते, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना, बी के फ्रेम से अगर ए को देख रहे होते तो हम क्या लिखते? आर ए बी। पहले हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा और बाद में क्या आएगा? आपका ऑब्जर्वर आएगा। ठीक है, ये फिजिक्स में टर्म है, इस तरीके से लिखा जाता है। और ये जो टर्म लिखा हुआ ना आपके सामने, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए, इसी को पता है क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ए। ये भी टर्म है, रिलेटिव टू ए। कुछ लोग इन फ्रेम ऑफ ए भी लिखते हैं और कुछ लोग इसे रिलेटिव टू ए भी लिखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ए के फ्रेम में जो बी की ये पोजीशन है इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बात बताओ, अगर इस ओरिजिन को मैं पॉइंट ओ बोलता हूं तो इस ट्रायंगल में देखना ओ ए बी। ओ ए बी ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? ओ बी वेक्टर। मतलब जो ओ बी वेक्टर है ना वो इन दो वेक्टर्स का क्या है? रिजल्टेंट है। तो बाय यूजिंग अ ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? आर ए वेक्टर प्लस आर बी ए वेक्टर प्लस आर ए वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? आर बी वेक्टर। तो यहां से अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आती है? आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपसे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए पूछा जाएगा ना तो आप सिंपली क्या लिखेंगे? बी माइनस ए। खास बात क्या है, अगर यहां पहले बी है तो यहां भी पहले बी आएगा, और अगर यहां ए है तो ए ये आएगा। मतलब हमेशा जो पहले सबस्क्रिप्ट में लिखा होगा ना उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे और जो बाद में लिखा होगा उसे बाद में लिखेंगे। तो यहां से आर बी ए वेक्टर की वैल्यू आ गई, जिसे हमने क्या बोला है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। क्लियर है? अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनिएगा, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं डिफरेंशिएट करूं तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। सिमिलरली इसी तरीके से अगर इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। जिसे मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली? एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ध्यान से देखें आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना? इसे डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी मिला, इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? एक्सेलरेशन। इसे कैसे रीड करते हैं? ये क्या है पता है? क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ किसका? बी। किसके फ्रेम में? इन फ्रेम ऑफ ए। हमेशा याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देना तो यहां पे जो सेकंड वन टर्म होगा वो ऑब्जर्वर होगा और जो फर्स्ट वन टर्म है वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? तो यहां से हमें देख करके समझ में आया कि वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए इज दिस वन एंड दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। दिस इज व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से
हम किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किसी और के फ्रेम में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमने यहां पर रिजल्ट्स निकाले हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जरा देखिएगा, यहां पर एक ब्लॉक ए है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एक ब्लॉक बी है जो 6 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, एक पर्सन सी जो कि इस समय रेस्ट पर है ग्राउंड सरफेस पर। हमसे पूछा क्या जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए एंड सी इन फ्रेम ऑफ बी। पहले इसका मतलब समझें, हमें ए और सी का वेलोसिटी निकालना है, किसके फ्रेम में? बी के फ्रेम में। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर हम बी के फ्रेम से, मतलब बी के फ्रेम में बैठ करके ए और सी को देखेंगे ना, तो उसकी वेलोसिटी हमें क्या दिखाई देगी। तो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। हमसे पूछा क्या जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी। क्लियर? और क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सी इन फ्रेम ऑफ बी, ये पूछा गया। अब यहां पर सपोज मैं राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करूं। आप ये जानते हैं वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर? ए की वेलोसिटी बताओ क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड डायरेक्शन में। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 आई कैप। और बी की वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, 6 आई कैप, तो माइनस 6 आई कैप। तो ये वैल्यू यहां से क्या आती है, 4 आई कैप मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बी के फ्रेम से ए को देख रहा हूं तो क्या ए मुझे 10 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखेगा? नहीं, मुझे कितनी स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिएगा। सिमिलरली अगर ये एक्सप्रेशन आपसे पूछूं तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। सी रेस्ट पर है तो सी की वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो एक्सप्रेशन सीधे सीधे आप क्या लिख देंगे, माइनस के 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड। ये आपने यहां पे कैलकुलेट कर लिया, काफी आसान था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन फ्रेम ऑफ बी, इस बात को जरा समझें। बी के फ्रेम में, मतलब बी कौन है, अरे भाई बी कौन है, ऑब्जर्वर। और बी किसको देख रहा है, ए और सी को देख रहा है। तो अगर बी ऑब्जर्वर है तो ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा जैसे कि वो क्या है, रेस्ट पर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर बी के फ्रेम में देख रहे हैं तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं ये रेस्ट पर है। अब आप ये कहेंगे ये कैसे आपने मान लिया, तो आप खुद देख लें। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ बी बता दो तुम क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ बी क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये वैसे समझ में आ रहा है क्या आएगा, 0। मतलब आप जिसके भी फ्रेम में जाएंगे उसे आप एज्यूम कर सकते हैं वो क्या है, रेस्ट पर है। तो अगर बी के फ्रेम से मैं ए को देख रहा हूं तो ए मुझे किस वेलोसिटी से आता हुआ दिखाई दे रहा है, 10 और 4 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर? और बी के फ्रेम से अगर मैं सी को देख रहा हूं तो क्या सी रेस्ट पे दिखाई देगा तुम्हें? नहीं, क्या आया, वेलोसिटी ऑफ सी इन फ्रेम ऑफ बी क्या आया था, -6। माइनस का मतलब क्या है, आगे जाता हुआ या पीछे जाता हुआ, पीछे जाता हुआ। मतलब बी के फ्रेम से, जरा ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग है। बी के फ्रेम से ऐसा लगेगा कि सी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि हम जब भी किसी के फ्रेम में जाते हैं तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो रेस्ट पर है। क्लियर? और फिर हम उसके फ्रेम से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए 4 मीटर पर सेकेंड से आगे आता हुआ नजर आ रहा है और जो सी है वो 6 मीटर पर सेकेंड से पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है। एक बात देखना ध्यान से, आपने बेसिकली क्या किया, आप अगर बी के फ्रेम में गए तो वी के वेलोसिटी वेक्टर्स को ए और सी के वेलोसिटी वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट किया है ना। तो इसी स्टेटमेंट को आज के बाद पता है मैं ऐसे बोलूंगा कि जब भी हम किसी के फ्रेम में जाते हैं तो उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर को उल्टा करके जितने भी रिमेनिंग वहां पे बॉडीज है ना उनमें ऐड कर दो। मतलब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बी के फ्रेम में गया तो बी का वेलोसिटी वेक्टर आगे कितना था, 6।
तो बी के फ्रेम में जाकर के मतलब बी को रेस्ट पे मान लो और इसके वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर दो। जैसे कि ध्यान से देखना 10 आगे था और 6 को उल्टा करके इसमें ऐड कर दिया, तो 10 माइनस 6 कितना आ गया 4। क्लियर। और उसी तरीके से इसके फ्रेम में अगर उल्टा करके ऐड किया, इसकी खुद की वेलोसिटी तो क्या है 0, तो बी के फ्रेम में जो सी है वो इस डायरेक्शन में आपको 6 मीटर पर सेकंड से जाता हुआ नजर आएगा। तो ये नॉर्मल वे है जो हम आज के बाद अप्लाई करेंगे। ठीक है, आज के बाद जब भी मैं बोलूं कि मैं किसी बॉडी के फ्रेम में गया, तो इसका मतलब है कि आप जिस बॉडी के फ्रेम में गए हैं, पहली बात एज्यूम कर लें कि वो रेस्ट पे आ गया और फिर उसके पास जो भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वेक्टर होना, उसे उल्टा करके जितनी भी रिमेनिंग बॉडीज आपको दिखाई दें उनमें क्या कर दें, ऐड कर दें। तो ये तरीका होता है रिलेटिव से मोशन को ऑब्जर्व करने का। जैसे कि मैंने यहां पर आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ ए एंड सी इन फ्रेम ऑफ बी, ये वेलोसिटीज आपसे इन फ्रेम ऑफ ए या इन फ्रेम ऑफ सी भी पूछा जा सकता था। जैसे कि यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो 10 और 6 लिखा हुआ है ना, बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो हमेशा ये वेलोसिटीज आपको ग्राउंड फ्रेम में कंसिडर करनी है। मतलब ग्राउंड फ्रेम में कंसिडर करने का मतलब आपको हमेशा ये मानना है कि ये जो वेलोसिटीज दी हुई है ना, ये किसके फ्रेम में है, उस ऑब्जर्वर के फ्रेम में, जो कि कहां पर है, ग्राउंड पर है। जैसे कि अभी ये ऑब्जर्वर रेस्ट पर है ना, तो इसको इसकी वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, 10 मीटर पर सेकेंड ही दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछ लेता कि यार ये बताओ वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ सी क्या होगा, तो आप लिखते क्या, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी, और सी ग्राउंड फ्रेम में और रेस्ट पर है, तो ये तो यही आ जाता वेलोसिटी ऑफ ए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ पा रहे हैं? मतलब आज के बाद अगर आपको कभी भी किसी भी गिवन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दी हो ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये एज्यूम कर लेना है कि वो वेलोसिटीज आपको ग्राउंड फ्रेम में दी हुई हैं। क्लियर है? आई होप समझ आ गया होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक पर्सन जो कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और इसे हम यहाँ ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक कार है जो कि इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, और एक बर्ड, ठीक है, चिड़िया, जो कि 10 मीटर पर सेकंड से ऐसे मूव कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल है इसका, 37 डिग्री एंगल है। क्लियर है? अब यहाँ पे आपसे कुछ पैरामीटर पूछे गए हैं। देखिए फर्स्ट पैरामीटर क्या है, पढ़ें इसको, क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ सी। हु इज द ऑब्जर्वर, ए और सी? सी इज द ऑब्जर्वर एंड ए इज व्हाट, ऑब्जेक्ट। मतलब सी के फ्रेम से हम ए को देख रहे हैं। हमें जानते हैं अगर ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो सिंपली क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। तो अब क्या करें, जो भी हमें वेलोसिटीज दी हुई है ना, तो सबसे पहले उन वेलोसिटीज को रिजॉल्व करके ना कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख लें। तो जैसे कि मैं यहां पर इसे y एक्सिस और इसे x एक्सिस कंसिडर कर रहा हूं, राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और सिमिलरली अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। ठीक, अब एक बात बताएं, अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम सिंपली वेलोसिटी ऑफ ए क्या लिख सकते हैं, 6i कैप। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ बी बताओ, बी कौन है यहां पे, बर्ड, तो बर्ड इस तरीके से मूव कर रहा है, तो इसके वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट भी आएगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ क्या आएगा, 10 cos 37, दिस इज व्हाट 8, और वर्टिकल कंपोनेंट बताओ क्या आएगा, 10 sin 37 एंड दिस इज व्हाट 6। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या लिखोगे, 8i कैप प्लस 6j कैप। क्लियर? कार की वेलोसिटी लिखनी है भाई, ये तो आसान है, वेलोसिटी ऑफ कार सीधे क्या लिख देंगे, 10i कैप, बस आसान है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी पूछिए तो a माइनस सी, ए की वेलोसिटी भी पता है, सी की भी पता है, तो वैल्यूज पुट करनी है बस, 6i कैप माइनस 10i कैप, दिस इज व्हाट माइनस 4i कैप। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर कोई पर्सन
कार सी में बैठा हुआ है और वो ए को देखेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या दिखाई देगी? -4। -4 का मतलब समझ रहे हैं? -4 मतलब इसके फ्रेम में ये इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? अब तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, बताएं वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए 6i कैप माइनस बी 8i कैप प्लस 6j कैप। देखिए बताएं वैल्यू क्या आ रही है? -2i कैप माइनस 6j कैप। क्लियर? अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ सी। बी की वेलोसिटी 8i कैप प्लस 6j कैप माइनस सी, दिस इज 10i कैप। तो बताएं रिजल्ट क्या है? -2i कैप प्लस 6j कैप। ये भी लिख ही सकते हैं। बी की वेलोसिटी 8i कैप प्लस 6j कैप माइनस ए का क्या है? 6i कैप। तो वैल्यू क्या आती है आपकी? 2i कैप प्लस 6j कैप। क्लियर? आसान है कैलकुलेट करना, क्योंकि ऑलरेडी हमें वेलोसिटीज i कैप और j कैप फॉर्म में पता है और उनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। एक गलती कभी भी मत करना, जैसे कि लोगों से पूछा जाता है कि अच्छा ये बताएं कि वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ सी क्या है, तो वो सीधे सीधे क्या गलती करते हैं कि 10 में से 10 माइनस 10 सर 0। ये गलत है। ये वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, स्पीड नहीं है। तो जब भी वेलोसिटी रखेंगे ना तो हमेशा कंपोनेंट फॉर्म में पुट करेंगे। तो एक बात बताओ, ये देखो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। इनके रिजल्ट्स को जरा देखना, ये क्या आ रहा है? -2i कैप माइनस 6j कैप, और ये क्या आ रहा है? 2i कैप प्लस 6j कैप। मतलब यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी इज व्हाट? माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ ए। क्लियर? समझ आया कि नहीं? जरा एक और चीज देखिएगा, जैसे मैंने आपसे यहां पे पूछा वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ सी, ये क्या आ रहा है? -2i कैप प्लस 6j कैप। जरा इस वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। -2 मतलब x कंपोनेंट नेगेटिव और y कंपोनेंट 6 मतलब पॉजिटिव है, तो ये इस डायरेक्शन में आएगा ये वेक्टर। और ये कौन सा वेक्टर होगा? वेलोसिटी ऑफ b इन फ्रेम ऑफ c। मतलब अगर हम कार के फ्रेम से इस बर्ड को देखेंगे ना, तो ये बर्ड इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि हम जिसके भी फ्रेम में जाते हैं उसके वेलोसिटी वेक्टर को रिवर्स करके क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो आपको पता है बर्ड का वेलोसिटी वेक्टर ये है, और अगर कार के फ्रेम में गए तो उसके वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके ऐड करोगे ना, माइनस ऑफ वीसी वेक्टर, तो इन दो का रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ सी। मतलब अगर कोई पैसेंजर कार सी के अंदर बैठा हुआ है और वो इस बर्ड को देख रहा है, तो बर्ड क्या उसे इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा? क्या नहीं, बर्ड उसे इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई देगा। दिस इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ बी इन फ्रेम ऑफ सी। क्लियर है? ओके, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। 3 पार्टिकल्स 1, 2 and 3 आर मूविंग एज शोन। 3 पार्टिकल हैं 1, 2 and 3 और उनके वेलोसिटी वेक्टर्स ही आपको गिवन है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? ड्रॉ वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्ट वेलोसिटी ऑफ 2 इन फ्रेम ऑफ 1। एक बात बताएं, वेलोसिटी ऑफ 2 इन फ्रेम ऑफ 1 पूछा है तो इसको कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1, और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, वेलोसिटी ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ 1। मतलब हम जिसके भी फ्रेम में जा रहे हैं उसके वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके ऐड कर दें। और अभी तक हमने यही तो सीखा है, हम जिसके भी फ्रेम में जाते थे उनके वेक्टर्स को, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन वेक्टर्स को रिवर्स करके ऐड कर देते थे। तो जरा देखिए फर्स्ट पार्ट, v2 वेक्टर ये ऑलरेडी ऊपर 1 के फ्रेम में गए, इसको उल्टा करके ऐड किया, तो ये क्या आ जाएगा आपका? माइनस ऑफ v1 वेक्टर। और इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, इसको हम बोल सकते हैं क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ 2 इन फ्रेम ऑफ 1 बाय यूजिंग अ पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन।
क्लियर? अब आते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ 2 इन फ्रेम ऑफ 3। क्या करें? 3 के वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके 2 में ऐड कर दें। या ध्यान से देखना, ये रहा v2 वेक्टर और वेलोसिटी ऑफ 3 इस डायरेक्शन में, इसको उल्टा करके ऐड करेंगे तो ये वेक्टर आपके पास जो बनेगा ये क्या आएगा? माइनस ऑफ v3 वेक्टर। तो इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ 2 इन फ्रेम ऑफ 3। सिमिलरली सी पार्ट में क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ 3 इन फ्रेम ऑफ 1। इसका मतलब 1 के वेलोसिटी वेक्टर को उल्टा करके 3 में ऐड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, उल्टा करके ऐड करेंगे तो ये माइनस ऑफ v1 वेक्टर और v3 वेक्टर इस समय इस डायरेक्शन में है। तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो कहीं बीच में आएगा। दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ 3 इन फ्रेम ऑफ 1। क्लियर?